नमस्ते बच्चों। और कैसे हो तुम लोग? पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? मैंने पहले भी आपको 2 वीडियो भेजे हैं आज उनमें मैंने अलंकार बताए थे। अलंकार का जो शब्द अलंकार का जो भेद है उसमें है आपके उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार के बारे में आपको मैं इसमें बता रही हूँ। उपमा अलंकार जहाँ गुण, धर्म, स्वभाव या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। वापस बता रही मैं, जहाँ गुण, धर्म, स्वभाव या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। ये एक दूसरे की उसकी बनिस्बत कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, इन दोनों में तुलना की जाती है। उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं, यानी उसके 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है साधारण धर्म और चौथा है वाचक शब्द। अब इसका जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, महाराणा प्रताप शेर के समान बहादुर हैं। मतलब शेर से और महाराणा प्रताप की तुलना हो रही है, एक दूसरे की तुलना की जा रही है। तो महाराणा प्रताप की तुलना किससे की जा रही है? शेर से की जा रही है। तो इसलिए यहाँ पर महाराणा प्रताप कौन हो गए? मेन है, अर्थात उपमेय हो गए कि किसकी तुलना किससे की जा रही है। तो महाराणा प्रताप उपमेय हो गए। फिर यहाँ पर है शेर, उपमान, जिससे उसकी तुलना की जाती है। तो क्या कौन है यहाँ पर? शेर से उनकी तुलना की जा रही है, तो इसलिए वहाँ पर उपमान हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि जोड़ने वाले शब्द, कि 2 शब्दों को या जोड़ेंगे तो भी तो वो वाक्य बनेगा। तो इनको 2 शब्दों को जोड़ने के लिए उनकी समानता बताई जा रही है या उससे तुलना की जा रही है। तो उन शब्द का क्या समान, यहाँ पे शब्द आ रहा है के समान, यानी वाचक शब्द जो बोल रहा है वो वाचक शब्द हो गया। बहादुर अर्थात साधारण धर्म, कि वो बहादुर है, व्यक्ति बहादुर है, इसलिए उसको किसमें आ रहा है? साधारण धर्म के अंदर आ रहा है कि साधारण शब्द इसके साथ जोड़ा गया है। इसलिए 2 व्यक्तियों की तुलना, 2 चीज़ों की तुलना की जा रही है, उसको जोड़ने के लिए जो शब्द आ रहा है तो वो तो के समान आ रहा है। और उसके बारे में बताई जा रही है कि वो बुराई है कि वो अच्छाई है उसकी, तो उसमें साधारण धर्म के अंदर आ रही है। ये तो आपका क्या हो गया? उपमा अलंकार। अब इसके साथ साथ मैं आपको और टॉपिक बता रही हूँ, व्याकरण से संबंधित है कि पहले तो व्याकरण है क्या, व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण के द्वारा हम क्या करते हैं। दूसरा है इसमें व्याकरण के साथ साथ में लिपि, कि लिपि का प्रयोग हम किस लिए करते हैं। तीसरा है इसके अंदर है भाषा, कि भाषा का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, कि भाषा का प्रयोग ना करें तो हमारी भाषा कैसी हो जाएगी, अगर हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो हमारी भाषा कैसी कहलाती है। तो सबसे पहले है व्याकरण से संबंधित है व्याकरण। तो व्याकरण क्या करती है कि हिंदी के अंदर व्याकरण ही महत्वपूर्ण होती है, बिना व्याकरण के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते कोई। तो व्याकरण ही हमारा ऐसी भाषा है, व्याकरण ऐसा है, शास्त्र है, यह शास्त्र है, भाषा को शुद्ध रूप में बनाए रखने के लिए क्या करता है वो व्याकरण, कि भाषा को शुद्ध रूप में बनाए रखने के लिए तथा उसका मानक रूप निर्धारित करने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है। हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? नियमों की आवश्यकता होती है। तो वो जो नियम निर्धारित करता है वही व्याकरण कहलाता है। उसके जैसे व्याकरण की परिभाषा क्या है, कि व्याकरण की परिभाषा है कि व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के लिए नियमों का ज्ञान कराता है। कि जब हम कोई भी भाषा का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले उसके नियम होंगे। तो नियम में क्या होगा? उसका शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना, ये दोनों यदि होता है तो वहाँ पर क्या होती है? व्याकरण कहलाती है। तो जो उसका नियम बनाया जाता है, शुद्ध लिखने का और शुद्ध बोलने का जो नियम बताया जाता है वो ही नियम का ज्ञान कराती है व्याकरण। व्याकरण के अंग हैं 4। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है पद विचार और चौथा है वाक्य विचार। ये इनके 4 अंग हैं, भेद नहीं है, ये इनके 4 अंग है। कि जिस प्रकार से हमारे शरीर है, शरीर के अलग अलग प्रकार के हिस्से हैं, इससे वो भेद नहीं कहलाते। जैसे हाथ है, पैर है, नाक है, मुंह है, ये सब हमारे अंग हैं शरीर के, उसी प्रकार से ये भी हमारे व्याकरण के 4 अंग हैं। तो ये 4 अंग अलग अलग रूप से कार्य करते हैं। वर्ण है तो वर्ण के अंदर पूरी वर्णमाला आती है, वर्णों को जोड़ करके हम शब्द बनाते हैं, शब्दों को जोड़ने के लिए हम जो वाक्य बनाते हैं वो पद कहलाते हैं। और पद के शब्दों को अलग अलग करने के बाद में जो एक साथ जोड़े जाते हैं उनको अव्यय शब्द जिसके अंदर आते हैं वो सारे मिलकर के क्या बोलाते हैं? वाक्य कहलाते हैं। तो ये 4 अलग अलग हो गए। इसके साथ ही मैं आपको लिपि, कि व्याकरण जब हम पढ़ रहे हैं तो व्याकरण के साथ साथ हमको लिपि भी देखनी पड़ेगी और लिपि भी पढ़नी पड़ेगी। कि हमको शुद्ध लिखना है, शुद्ध बोलना है, तो उसके लिए हमें एक चिन्ह अंकित किए जाते हैं। तो वो चिन्ह क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं।
तो उसको चिन्ह है जब भी भाषा को लिखित रूप में आवश्यकता पड़ी है, कि जब भी भाषा को लिखित रूप में आवश्यकता पड़ी है, किसके लिए? मौखिक ध्वनियों को अंकित करने के लिए। किसकी आवश्यकता पड़ी? कि जो मौखिक ध्वनियाँ होती हैं उनको अंकित करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए जाते हैं, कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, तो ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। आगे समझ में कि ये चिन्ह क्या कहलाते हैं? मौखिक ध्वनियों को अंकित करने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं वो ही लिपि कहलाते हैं। अब इसकी परिभाषा है कि लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। लिखित ध्वनि संकेतों को ही लिपि कहते हैं और प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी, है ना। फिर है आपके भाषा की भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा हमारे भाष धातु शब्द से बनी है भाषा। इसमें भाष धातु से ये भाषा बनी है और इसको क्या है, इसके अंदर क्या होता है कि हम वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे भाषा कहते हैं। इसके अंदर क्या है कि हमारे मन के अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं, भाव उत्पन्न होते हैं, उन विचारों को और भावों को हम आदान प्रदान करते हैं। जो आदान प्रदान करना होता है वही हमारी भाषा कहलाती है। तो इसलिए अर्थात वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे भाषा कहते हैं। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा 2 प्रकार की होती है। एक होती है मौखिक भाषा और दूसरी होती है लिखित भाषा। मौखिक भाषा का प्रयोग हम साधारणतः बोलचाल की भाषा में करते हैं। इसकी कि साधारणतः जो हम बोलते हैं, आप बोलते हो, हम बोलते हैं, व्यक्ति अनेक सारे व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, समूह में होते हैं, वो एक दूसरे के विचारों को प्रकट करते हैं, वो मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा दूसरा रूप है इसका, लिखित भाषा। तो लिखित भाषा में जब भी उच्चारित ध्वनि यानी कि जब हम उच्चारण करते हैं अर्थात बोलते हैं, कि जब भी उच्चारित ध्वनि संकेतों को निश्चित करती है, इशारों, संकेत है नहीं इशारे, कि जब भी उच्चारित ध्वनि संकेतों को निश्चित करती है, संकेतों को निश्चित करती है, और वो संकेत कैसे होते हैं? लिखकर अंकित करते हैं। कि हम उनको कैसे प्रकट करेंगे? लिखकर उनको हम अंकित करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जब हम उच्चारित ध्वनि संकेतों को निश्चित चिन्हों के या ध्वनि संकेतों के द्वारा लिख करके अंकित करते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। हो गया आपका ये। धन्यवाद बच्चों। अब मैं आपको कुछ प्रश्न भी लिखवा रही हूँ, मतलब मैं बोल रही हूँ तो आप सुनिएगा। पहला है भाषा किसे कहते हैं? पहला है आपके भाषा किसे कहते हैं। दूसरा आपके है कि व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण के द्वारा हम क्या करते हैं। तीसरा है हिंदी की लिपि कौन सी कहलाती है। ये 3-4 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। ये प्रश्न भी आप इसमें से निकालें, देखें। धन्यवाद। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके वापस प्रश्न पूछ सकते हैं।